वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन के टॉपिक में सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका टाइटल है मारिया लिमिटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमारे पास रेलिवेंट हैं। पहली पॉइंट तो ये है कि सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो जो कंसिडरेशन एक सब्सिडरी के लिए हम पे करते हैं उसको रिकॉर्ड होना चाहिए फेयर वैल्यू पे। तो अब इसके अंदर जो फेयर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो कंसिडरेशन जो है वो कैश पेमेंट भी हो सकती है और कंसिडरेशन उसके अलावा भी दूसरी कंसिडरेशन यानी नॉन कैश कंसिडरेशन भी हो सकती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, शेयर्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर जो नॉर्मल वे अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और उसकी रीज़न ये है कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई भी है तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर पेरेंट एंटिटी ने सारी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट की सही तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अक्सर एग्जाम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि किसी एरर या ओमिशन की तरफ जो है ना इंडिकेशन होती है क्वेश्चन में कि सर्टन इन्वेस्टमेंट या तो रिकॉर्ड नहीं हुई या सही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर हमें उसके लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से एक और जो कुछ क्वेश्चंस में हमें इशू देखना पड़ता है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की फिगर दी हुई होती है, यानी एक इन्वेस्टमेंट की फिगर दी हुई है जिसमें इन्वेस्टमेंट वो भी शामिल है जो सब्सिडरी की इक्विटी में की हुई है, उसमें दूसरी इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं जैसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो गई या अदर इन्वेस्टमेंट हैं जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के तौर पे क्लासीफाई हुई हैं। तो यहाँ पर भी हमें वैसे कोई अलग से रिकॉर्डिंग की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की फिगर को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन में सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट यूज होगी जो हमने सब्सिडरी की इक्विटी के अंदर की है और बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट होगी। अगर एसोसिएट वाली है तो उस पर IAS 28 अप्लाई करेंगे और अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस या थ्रू OCI वाली है तो फिर उसके ऊपर हम रेलिवेंट स्टैंडर्ड IFRS 9 बनता है उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये बेस कॉन्सेप्ट है कि हमने चीज़ों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू कैश की भी और अदर कंसिडरेशन की भी। और अगर एरर या ओमिशन होगा तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फिगर कंबाइन होगी तो तब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इसमें जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं ज़रा उनको देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। ये कॉमन इशू है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जो है क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो लीगल कॉस्ट हो सकती हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट हो सकती है, वैल्यूएशन हो सकती है, प्रोफेशनल फीस हो सकती हैं और रिक्वायरमेंट ये है IFRS 3 की कि इनको आपने एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करना है जिस पीरियड में ये इनकर्ड होंगी। तो लेकिन बाद वक़्त क्वेश्चन में हमें ये बताया जाता है कि इन कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटलाइज कर दिया गया है, तो फिर हमें वो इनकरेक्ट हो गई अकाउंटिंग, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हमारी एडजस्टमेंट्स क्या होंगी? पहले अगर हम बात करें कि जी प्रॉफिट और लॉस में हमारी एडजस्टमेंट्स क्या होंगी, तो दो एडजस्टमेंट्स हमें देखनी है। नंबर वन तो ये कि हमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की फिगर में उन्होंने कैपिटलाइज कर दी होगी ऐसी कॉस्ट, तो उसको ठीक करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को डिक्रीज करना होगा गुडविल की वर्किंग में यानी वर्किंग 3 में। और दूसरा ये कि जब हम उस चीज़ को एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करेंगे तो हमारे ग्रुप रिजर्व यानी वर्किंग 5 में रिडक्शन आएगी। सेकेंड थिंग इज कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो वंस अगेन इसमें हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि जब आप एक्सपेंसेस आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे इन एरर और अब आप उनको रिकॉर्ड करेंगे तो आपके एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर करंट ईयर से रिलेट करते हैं, और नॉर्मली एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेट कर रही होती है। अलबत्ता क्योंकि ये पेरेंट के एक्सपेंसेस हैं तो सब्सिडरी से रिलेटेड इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका हमारे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के शेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरे नंबर पर जो बात करेंगे वो है कि नॉन कैश कंसिडरेशन वगैरह कैसे रिकॉर्ड की जाए। उसमें एक जो कॉमन पॉइंट है वो है शेयर एक्सचेंज का। अच्छा, शेयर एक्सचेंज का जो पॉइंट है उसको लेकर चलते हैं। तो नॉन कैश कंसिडरेशन कई क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट होती है कि नॉन कैश कंसिडरेशन में शेयर एक्सचेंज हुआ है और उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया होता। तो इसमें बेस पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं
कि सम टाइम पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्वायर करने के लिए जो सब्सिडरी कंपनी के प्रीवियस शेयर होल्डर्स होते हैं, लाइक ये शेयर एक्सचेंज डायरेक्टली सब्सिडरी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकते। तो पेरेंट कंपनी जो शेयर्स है सब्सिडरी के शेयर, वो सब्सिडरी से नहीं ले रही होती, वो सब्सिडरी के प्रीवियस शेयर होल्डर से ले रही होती है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी जो उनसे परचेज किए गए होते हैं। तो इनफैक्ट जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किस वे में हो रही है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखें कि जो प्रीवियस शेयर होल्डर हैं वो सब्सिडरी को ओन करते हैं, तो और पेरेंट कंपनी जो है वो अलग है। तो पेरेंट कंपनी उनको अपने शेयर्स इशू कर देती है और उसके बदले में ये लोग जो ये शेयर्स हैं वो पेरेंट को दे देते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज होकर ये बन जाती है कि पेरेंट कंपनी होल्ड कर लेती है सब्सिडरी को, और पेरेंट कंपनी के पहले भी कोई शेयर होल्डर्स होंगे और फिर ये वाले जो नए शेयर होल्डर्स हैं ये भी पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो सब्सिडरी के प्रीवियस ऑनर से जो है उनके शेयर्स खरीद लेती है पेरेंट कंपनी और अपने शेयर्स उसके बदले में उनको दे देती है। बाज़-औक़ात इसमें कैश भी दिया जाता है, शेयर्स भी दिए जाते हैं, और बाज़-औक़ात सिर्फ शेयर एक्सचेंज के साथ भी जो है वो मामला सेटल किया जा सकता है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। इसमें जो रूल है कि इस तरह के जब शेयर इशू होंगे तो उन शेयर इशू को रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए। तो उन शेयर इशूज़ को रिकॉर्ड बेसिकली हमें करना चाहिए मार्केट वैल्यू पर, यानी इन शॉर्ट वंस अगेन जो बात हमारी हो रही है वो क्या हो रही है कि किस पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे। तो जितनी पार वैल्यू होगी उतने से शेयर कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे और बाकी जो अमाउंट एक्स्ट्रा होगी, एक्सेस होगी, उससे शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री अगर नहीं हुई भी तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो हमें एडजस्टमेंट चाहिए होगी वो चाहिए अगर शेयर एक्सचेंज रिकॉर्ड नहीं हुआ या इनकरेक्टली रिकॉर्ड हुआ हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो अब हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर जो इम्पैक्ट हैं अगर उनकी बात करें तो एक तो जब आप इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर पेरेंट का शेयर, क्योंकि एंट्री है इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पेरेंट कंपनी के शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में इजाफा हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर इस एडजस्टमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इनकम और एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जिस तरीके से हमने अभी बात की शेयर एक्सचेंज की, इसी तरह से एक कॉमन इशू है डेफर्ड कंसिडरेशन की एडजस्टमेंट का। तो डेफर्ड कंसिडरेशन की अगर एडजस्टमेंट को फोकस करेंगे हम तो उसमें क्या इश्यूज होते हैं, उसके अंदर भी सेम रिकॉर्डिंग के इशू होते हैं। पहली बात ये समझनी है कि डेफर्ड कंसिडरेशन होती क्या है। तो डेफर्ड कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जो सब्सिडरी को जब हम एक्वायर कर रहे हैं तब पेमेंट नहीं कर रहे, कैश में अभी पेमेंट नहीं कर रहे, फ्यूचर में कैश की पेमेंट करेंगे। तो हमने कैश पे करना है, कंफर्म है कि पे करना है, लेकिन अभी नहीं पे कर रहे, फ्यूचर में पे कर रहे होंगे, तो ये एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, इसको हमें लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना होता है। और उस लाइबिलिटी की बेसिकली फेयर वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एंटिटीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट भी बाद में उसके ऊपर रिकग्नाइज होना चाहिए। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट कब करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट हमें तब करनी पड़ती है अगर कोई ओमिशन हो या इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए हम अगर देखें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या होगा, और ऑब्वियसली दूसरा इफेक्ट हमें देखना होगा कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर क्या होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट को सब्सिडरी में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी और पेएबल क्रेडिट होगा, तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद जो एक इम्पैक्ट है ग्रुप रिजर्व में, ग्रुप रिजर्व में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, और लाइबिलिटीज के अंदर जो आपने इन दोनों फिगर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन होगा, यानी ओरिजिनल जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी वो भी क्रेडिट हुई इन्वेस्टमेंट की वजह से, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से भी लाइबिलिटी क्रेडिट हुई। तो लाइबिलिटी की अमाउंट जो आप इंक्रीज करेंगे वो एक्विजिशन डेट पर जितनी थी प्लस अब तक उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है वो आप शामिल करेंगे। जब आप बात करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट करंट ईयर से रिलेट करता होगा वो फाइनेंस कॉस्ट के लाइन आइटम को इंक्रीज कर देगा, और ये क्योंकि पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट है तो इसका एनसीआई के शेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सिमिलर फैशन में अब हम अपनी लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं
विच इज़ अबाउट कंटीजेंट कंसिडरेशन। और आपने ज़रा केयरफुल रहना है कि कंटीजेंट कंसिडरेशन और डेफर्ड कंसिडरेशन ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ऊपर जो हमने पढ़ा था ये डेफर्ड कंसिडरेशन थी, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटीजेंट कंसिडरेशन है। तो कंटीजेंट कंसिडरेशन में पॉइंट पहले देखते हैं। कोई भी कंसिडरेशन जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है, इट शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड। ये यानी हमेशा आपको शामिल करनी है, एज लॉन्ग एज इट कैन बी मेड रिलायबली, इवन इफ इट इज नॉट प्रोबेबल ऑफ पेमेंट। जब IS-37 जिस तरह से हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर आपकी प्रोबेबल हो कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा तो आप एक ऑब्लिगेशन को रिकग्नाइज करते हैं, वरना ही नहीं। यहाँ पर कंटीजेंट कंसिडरेशन के ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता IS-37 का। इसका अपना रूल है और वो ये है कि इसको शामिल करना है, फेयर वैल्यू पर शामिल करना है, चाहे प्रोबेबल हो चाहे प्रोबेबल ना हो। अब प्रोबेबल है नहीं है, अमाउंट कितनी है, ये हमेशा क्वेश्चन में इंडिकेट की जाती है। और फिर बाद में इस कंटीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू में चेंज भी आ सकता है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और वो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑफ पेरेंट के अंदर चार्ज किया जाएगा। तो वंस अगेन यहाँ पर एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, और वो तब पड़ती है अगर कोई ओमिशन या इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग हुई भी हो। और सिमिलर फैशन के अंदर जिस तरह हम डेफर्ड कंसिडरेशन में देख रहे थे, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर भी इम्पैक्ट है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर भी इम्पैक्ट है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट कंटीजेंट कंसिडरेशन एज अ क्रेडिट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। फिर जो फेयर वैल्यू में चेंज आता है बाद में पोस्ट एक्विजिशन टाइम में, वो ग्रुप रिजर्व्स के अंदर इफेक्ट करेगा, चेंज इन फेयर वैल्यू, क्योंकि बाद में कंटीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। बढ़ जाएगी तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर कम हो जाएगी तो हमारे लिए इनकम है, तो ग्रुप रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे इनकम की सूरत में। और फिर लाइबिलिटी को भी आपने रिकॉर्ड करना है। लाइबिलिटी को अब किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, जितनी एक्विजिशन पर थी प्लस माइनस जो भी चेंज हुआ है तब से लेकर अब तक, वो चेंज प्लस में भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है, और माइनस में भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही अमूमन शामिल की जाती है, अगर जितनी करंट ईयर से रिलेट करती हो, प्रीवियस ईयर्स को नहीं लेना, जहन में ये रखें। और इसी तरीके से NCI शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो कंटीजेंट कंसिडरेशन पे करनी होती है पेरेंट ने करनी होती है, पेरेंट की ऑब्लिगेशन है। इसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो पेरेंट से रिलेट करते हैं, और सब्सिडरी से क्योंकि अमाउंट रिलेट नहीं करती तो NCI के शेयर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि डेफर्ड कंसिडरेशन में आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आपने पे करना ही करना होता है, यानी कोई चांस वाली बात नहीं होती। जबकि कंटीजेंट कंसिडरेशन में चांस वाली बात होती है, जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर सर्टन टारगेट पूरा होगा, प्रॉफिट की अमाउंट इससे एक्सीड करेगी तो आप पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जितना ज़्यादा इस पेमेंट के करने का चांस होता है उतनी ज़्यादा इस ऐसी पेमेंट की फेयर वैल्यू होती है, और अगर वो चांस बढ़ जाता है तो फेयर वैल्यू भी बढ़ जाती है। चांस कम हो जाता है पेमेंट करने का तो फेयर वैल्यू कम भी हो जाती है। तो ये एंगल्स हैं जो कंटीजेंट कंसिडरेशन के हमें देखने। अब जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अब वो इन तमाम कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करेगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हमने जो है ना अकॉर्डिंगली चलना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फिगर्स को देखते हैं कि मारिया लिमिटेड एक्वायर्ड 90% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ साइमा लिमिटेड। तो एक बात तो ये पता चली कि पेरेंट एंटिटी का नाम मारिया लिमिटेड है और सब्सिडरी कंपनी का नाम साइमा लिमिटेड है। एक्विजिशन डेट जो है वो 1 जुलाई 2021 है। दोनों कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्वेस्टमेंट के आगे नोट 1 लिखा हुआ है, मे बी फॉर द रीज़न के उसमें कुछ डिटेल्स होंगी इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, फिर अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर इंफॉर्मेशन नंबर 1 में देखें तो ब्रेकअप ऑफ इन्वेस्टमेंट फिगर गिवन है, जिसमें कुछ सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है, कुछ उसकी एक्विजिशन कॉस्ट हैं, कुछ अदर इन्वेस्टमेंट भी हैं थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाली। फिर सेकंड उस पर आए तो अरेंजमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल आल्सो इंक्लूडेड फॉलोइंग विच हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर येट, क्योंकि ये जो ऊपर हमें पॉइंट 1 में नजर आया है 135 वो वाला रिकॉर्ड हुआ हुआ है जो पेड इन कैश है। बाकी जो फिर शेयर एक्सचेंज, फ्यूचर कैश पेमेंट, कंडीशनल कैश पेमेंट ये जो दी हुई है, और इस पर अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट 9% का दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है कि जी इससे पता चल रहा है कि ये चीज़ें अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, लिखा हुआ भी है विच हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर येट। और फिर जो थर्ड पॉइंट है वो क्वेश्चन का हमें बता रहा है कि ML जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको फेयर वैल्यू पे मैयर करते हैं। फेयर वैल्यू पे मैयर करने का मतलब है कि इनका जो गुडविल मेथड है वो फुल गुडविल मेथड है। और फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे सामने है
कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं एज एट जून 30, 2022 और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाएं। तो अब हम जिस तरह टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो जो हमने कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है तो उसमें हम एक बेसिक फॉर्मेट बना लेंगे। पहले अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें एंटिटी का नाम मारिया लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज एट 30 जून 2022। इसमें नॉन करंट एसेट्स हमने बनाने हैं और फिर उसके बाद करंट एसेट्स आ जाएंगे, फिर इक्विटी का पोर्शन जिस तरह से क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया हुआ है वैसे ही, और फिर लायबिलिटीज हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट हमने बना लिया। वर्किंग्स की तरफ आए तो हमें वर्किंग्स के अंदर थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रॉपर वर्किंग्स हमारी बन जाएं, प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक बन जाएं। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो बनेगी वर्किंग वो वर्किंग वन ग्रुप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमने 5 आइटम बेसिकली मेंशन करने होते हैं। सबसे पहले सब्सिडरी का नाम, जिस तरह से क्वेश्चन की ये शुरू की इंफॉर्मेशन में हमें बताया हुआ है कि साइमा लिमिटेड सब्सिडरी का नाम है। एक्विजिशन की डेट जो है वो 1 जुलाई 2021 है, जिसका मतलब है कि 1 साल हो चुका है। फिर पेरेंट की ऑनरशिप 90% है, इसका मतलब है एनसीआई की परसेंटेज 10% होगी। और फिर गुडविल का मेथड जो है वो नीचे हमें बताया हुआ है कि गुडविल का मेथड जो है ना वो फुल है, क्योंकि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम वर्किंग के अंदर नोट कर लेंगे। साइमा लिमिटेड 1 जुलाई 2021, 90%, 10% और फुल गुडविल मेथड है। इसके बाद हमारी जो वर्किंग 2 है वो नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी की बनेगी। टिपिकल उसके 3 कॉलम्स जो हम बनाते हैं कि एक्विजिशन डेट, पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। फिर एज यूजुअल हमारी जो वर्किंग 3 है वो गुडविल के ऊपर बनेगी। वर्किंग 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के ऊपर और वर्किंग 5 जो है वो ग्रुप रिटर्निंग या ग्रुप रिजर्व्स पर। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम दूसरे स्टेप में क्वेश्चन की फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो क्वेश्चन की फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वो फिगर लेनी है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगी। तो जो फिगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगी उनको ले लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर है 500 एंड 600। करंट एसेट्स हैं 280 और 410 के और लाइबिलिटीज़ हैं 150 230 की और पेरेंट का शेयर कैपिटल है 800 का। लेकिन जैसे आगे शेयर एक्सचेंज बताया हुआ है तो इस फिगर के अंदर मजीद शेयर इशू का आने का चांस भी है। तो ये फिगर्स हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके बाद करंट एसेट्स में 280 और 410, उसके बाद शेयर कैपिटल 800 और लाइबिलिटीज़ जो दी हुई हैं हमें 150 और 230। तो इन फिगर्स को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं और अब बाकी फिगर्स को देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट की फिगर है वो अब इंटरेस्टिंग है कि उसका ब्रेकअप हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर नोट 1 में। तो हम नोट 1 की तरफ चलते हैं और उसके अंदर से सारी चीज़ें जो हमारी इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पर ये बाइफर्केशन दी हुई है। ये जो 135 है ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के अंदर है तो इसको गुडविल की वर्किंग के अंदर यूज़ करेंगे। वर्किंग 3 एक्विजिशन कॉस्ट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसको तो कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए तो इसको एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होनी चाहिए। इसको जो है ना वो ग्रुप रिजर्व में से लेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं करेंगे। और जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी 290 की, इन्हें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारा ये पूरा 430 का जो हिसाब है वो कवर हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 का कंप्लीट यूजेज बस यही है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी वाली है
वो गुडविल की कैलकुलेशन में लेकर जानी है और बाकी फिगर्स को अकॉर्डिंगली डील करना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जी हमारी जो गुडविल है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि और भी इन्वेस्टमेंट अभी रिकॉर्ड होनी है, तो 135 यहाँ जाएगी, जो फिर रिलेट करती है एक्विजिशन कॉस्ट से, वो ग्रुप रिटर्निंग में से लेस होनी चाहिए, और जो बाकी बच जाती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर ये फिगर्स हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बाकी फिगर्स हैं उनको कैसे लेना चाहिए, तो सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल और रिटर्निंग है ये तो हमेशा वर्किंग 2 में जाती हैं, जबकि पेरेंट की जो रिटर्निंग है वो वर्किंग 5 का हिस्सा बनेगी। तो इनको हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल रिटर्निंग सब्सिडरी की फिगर्स हैं 500 280, और जो पेरेंट की फिगर है 260 वो भी हमने मेंशन कर ली। तो जब हमने ये बेसिक फिगर्स अपने पास मेंशन कर ली, तो अब हम क्वेश्चन के बाकी इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 1 को हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। क्वेश्चन की मज़ीद इंफॉर्मेशन अब पढ़ते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये देखें कि वो कह रहे हैं कि द अरेंजमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल आल्सो इंक्लूडेड फॉलोइंग विच हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर येट। तो इनको अभी अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है, यानी इनका डेबिट क्रेडिट वाला इफेक्ट नहीं आया हुआ। शेयर एक्सचेंज जो है वो हुआ है 1 शेयर इन एमएल। एमएल क्या है? पेरेंट कंपनी। फॉर एवरी 2 शेयर्स एक्वायर्ड इन एसएल, तो एसएल के हर 2 शेयर के बदले एमएल ने अपना एक शेयर भी इशू किया। और एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ एमएल एंड एसएल 28 और 21 है। अच्छा, ये जो 28 की वैल्यू है और 21 की, दोनों हमारी इस्तेमाल होंगी, लेकिन किस किस जगह? 28 की जो ये वैल्यू है ये हमारी यूज़ होगी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, जबकि 21 क्योंकि सब्सिडरी के शेयर की वैल्यू है, ये एनसीआई की फेयर वैल्यू के लिए यूज़ होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे आपने मेजर करना है। तो पहले तो हम इस शेयर एक्सचेंज को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो शेयर एक्सचेंज को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें शेयर कैपिटल हमें रिकॉर्ड करना है। सब्सिडरी के 50 मिलियन शेयर हैं, ये हमें एक बात क्वेश्चन से पता चल रही है। ये देखें कि 500 अमाउंट है और 10 ईच, तो नंबर ऑफ शेयर जो हो गए वो 50 मिलियन हो गए। तो अकॉर्डिंगली हमें उनको रिकॉर्ड करना है। 50 मिलियन शेयर्स 90% पेरेंट ने एक्वायर किए हैं, हर 2 के बदले एक शेयर इशू किया। अब ये देखें 50 मिलियन का 90% एक्वायर किया 45 मिलियन, हर 2 के बदले एक शेयर इशू किया, तो अपने कितने शेयर इशू किए? 22.5 मिलियन। और शेयर की जो फेयर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है इंफॉर्मेशन नंबर 2 के अंदर, तो पेरेंट के शेयर की वैल्यू है हमारे पास 28। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 10 रुपीज़ का शेयर कैपिटल बनेगा, और बाकी जो 18 रुपीज़ हैं एक्स्ट्रा वो हमारे पास प्रीमियम बनेगा। तो 10 रुपीज़ 225 और 18 रुपीज़ 405। अब इसके 2 इम्पैक्ट लेने हैं हमने, ये जहन में रखें कि एक तो हम ये 225 और 405 इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, एक इफेक्ट यहाँ आ गया। दूसरा इफेक्ट जो है वो हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेना होगा। शेयर कैपिटल जो पेरेंट का है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 225 और शेयर प्रीमियम क्रिएट कर देंगे, जो कि पहले तो 0 था, अब उसमें 405 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 फिगर्स भी फाइनल हो जाएंगी कि शेयर कैपिटल पेरेंट का इन शेयर एक्सचेंज को रिकॉर्ड करने के बाद 1025 और शेयर प्रीमियम 405 आ जाएगा। अब अगर आप कॉन्सेप्ट वाली साइड पर आएँ तो आप अगर देखें तो हम कुछ चीज़ें अप्लाई कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये शेयर एक्सचेंज वाले की बात करें तो हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया है, जैसे यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, और दूसरी जगह पे हमने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पेरेंट का बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट हमें 2 लेने चाहिए थे, और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वैसे नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमने जो आप नोटिस करें कि हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को
यहाँ एक्सपेंस बनाया और इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया। इन्वेस्टमेंट में शामिल होता तो हम वहाँ से माइनस कर देते। तो ये इम्पैक्ट अगर आप देखें तो ये भी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने शामिल यहाँ पे किए हैं कि ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डिक्रीज़ कर दिया, वहाँ पर इस अमाउंट को यानी हमने शामिल नहीं किया, और ग्रुप रिजर्व्स के अंदर को भी डिक्रीज़ कर दिया कि उधर हमने लेस करके शो कर दिया। तो ये दो इम्पैक्ट वहाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये जब इम्पैक्ट आ गए तो अगला हमारे पास क्वेश्चन में देखते हैं कि इशू क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट इशू है फ्यूचर कैश पेमेंट का। अच्छा, अब जो फ्यूचर कैश पेमेंट है उसमें ये हम कह रहे हैं कि एडिशनल 4 पर शेयर देंगे 30 जून 2023। अब 30 जून 2024 है, बेसिकली ये 3 ईयर्स लेटर है। जिस दिन हमने एक्वायर किया वो डेट है 1 जुलाई 2021 और ये डेट जो है वो 30 जून 2024 की है। तो 3 साल बाद देना है। इनमें से 1 साल गुजर चुका है क्योंकि अब हम 2022 के एंड पर चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्योंकि इसके अंदर देखें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंटीजेंसी नहीं है, तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन है। तो डेफर्ड कंसिडरेशन के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। अब डेफर्ड कंसिडरेशन के हिसाब से अगर अकाउंटिंग देखें तो वो ये है कि आपने 3 इफेक्ट लेने हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। वो इफेक्ट ये हैं कि आपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है जो एक्विजिशन डेट पर, फिर ग्रुप रिजर्व के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है, और लायबिलिटी को एक्विजिशन प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस से बढ़ाना है। तो ये 3 इम्पैक्ट अब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहले हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जी डेफर्ड कंसिडरेशन। 50 मिलियन शेयर्स का 90% 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो 45 मिलियन इंटू 4 180 मिलियन बनेगा। और 9% के डिस्काउंट रेट को देखते हुए क्वेश्चन के अंदर ये 9% का डिस्काउंट रेट भी हमें गिवन है। तो इसके रेट को इस्तेमाल करते हुए हमने 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आई 139। तो 139 हम अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। ये तो एक इम्पैक्ट हो गया। जब ये एक इम्पैक्ट आ गया तो अगला इशू क्या है कि हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेना है। अब जब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन पर तो वो होगा 139 का 9%। 1 साल क्योंकि गुजरा है तो उसका इंटरेस्ट लेना हमने, वो बन गया 12.51। इससे ग्रुप रिजर्व कम हो गए। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएंगे तो हमें अब अपनी लाइबिलिटीज़ को तीसरा जो इफेक्ट है इसको कंबाइन करने के लिए लेना है क्रेडिट इफेक्ट के लिए। तो लाइबिलिटी 139 प्लस इंटरेस्ट 12.51 इस पर शो होगी। इस तरह से जो हमारे ये कॉन्सेप्ट वाइज इम्पैक्ट थे वो कवर हो गए कि हमने इन्वेस्टमेंट में, ग्रुप रिजर्व में और लाइबिलिटी तीनों के अंदर इसके इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो है कि आपने कंडीशनल कैश पेमेंट की बात हो रही है। अनदर एडिशनल ₹2 पर शेयर दिए जाएंगे 30 जून 2023 को 2 साल बाद, प्रोवाइडेड दैट एसएल कंटिन्यूज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 100 मिलियन और अबव टिल देन, कि 100 मिलियन का प्रॉफिट होता रहे। अच्छा, क्या ये कंडीशन 1 साल पूरी हुई है 2022 के अंदर? तो नज़र आ रहा है अपेरेंटली कि पूरी हुई है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें अगर आप देखें तो आपका प्रॉफिट 110 का है, तो 100 मिलियन से तो ऊपर हो गया। और फेयर वैल्यू ऑफ कंडीशनल पेमेंट जो है वो बताई हुई है कि एस्टिमेट की है 50 मिलियन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो 1 जुलाई 2021 थी। लेकिन 1 साल बाद जो अब हमारा ईयर एंड है उस पर फेयर वैल्यू 48 मिलियन है सिर्फ, यानी कुछ एक्सपेक्टेशन लो हो गई हैं। तो एक्विजिशन डेट पर 48 और बाद में एक्विजिशन डेट पर 50 और बाद में 48। अब इसमें भी यहाँ पर देखेंगे जो इम्पैक्ट्स हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर 3 इम्पैक्ट्स हैं जिनको आपने शामिल करना है। कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के अंदर इम्पैक्ट लेंगे, ग्रुप रिजर्व्स में इफेक्ट आएगा और लाइबिलिटी के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहले हम वर्किंग की तरफ चलेंगे, जहाँ जैसे हमने डेफर्ड कंसिडरेशन लिखी है यहीं पर हम कंटीजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू गिवन है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 50 मिलियन। तो 50 मिलियन पहला स्टेप तो ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर देने हैं। $954 की टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद। फिर क्योंकि इसके अंदर हमारा चेंज आ गया है फेयर वैल्यू में, तो वो प्लस में लिखेंगे। हम प्लस में इसलिए लिखेंगे
क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई है तो हमारे जो रिजर्व हैं वो बढ़ जाएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो पोजीशन हम शो करेंगे उसमें हमारी 48 की लायबिलिटी शो होनी चाहिए। तो इसको फुल वर्किंग करके अगर शो करना है तो हम कहेंगे 50 की ओरिजिनल थी, बाद में 2 से कम हो गई, इस तरह 48 हो गए, तो ये हमारी लायबिलिटी की फिगर भी निकल आएगी। तो ये इम्पैक्ट्स हमारे कवर हो गए जो कंटीजेंट कंसिडरेशन के लिए थे। और अब जो है वो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन में और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हमने यूज़ करना हो, तो अब हम वर्किंग की तरफ चलेंगे और यहाँ से चीज़ों को जो है वो कंक्लूड करना चाहेंगे। अब यहाँ से जब हम चीज़ों को कंक्लूड करना चाहते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप है वो वर्किंग 1 तो कंप्लीट ही होती है शुरू में फॉर्मेट के साथ ही, वर्किंग 2 को बनाना है। शेयर कैपिटल में अमूमन कोई चेंज नहीं आता, इसको 500 लेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि प्रॉफिट 1 साल हुआ है सब्सिडरी को एक्वायर किए हुए और जो प्रॉफिट है 1 साल का वो 110 है, तो यही पोस्ट एक्विजिशन है कि एक्विजिशन के बाद 1 साल हुआ है और 1 साल ही का प्रॉफिट हमें पता है कि 110 है, तो इससे पता चला कि पोस्ट एक्विजिशन 110। और अगर ये 110 हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि एक्विजिशन डेट पर फिगर कितनी है 170, क्योंकि इसी तरह 280 बनेगा, 280 में से इतना पोस्ट एक्विजिशन है, बाकी एक्विजिशन डेट पर एग्जिस्ट करता था। तो अब अकॉर्डिंगली हम अपनी वर्किंग्स को फाइनलाइज कर सकते हैं। एक्विजिशन डेट पर हमारा टोटल बनता है 670, पोस्ट एक्विजिशन डेट पर बनता है 110 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर बनता है 780। अब हम गुडविल के साथ हम लेंगे एनसीआई एट एक्विजिशन। तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फुल गुडविल मेथड है और एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए जो है सब्सिडरी के शेयर की वैल्यू भी दी हुई है एक्विजिशन डेट पर, विच इज़ 21 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 50 मिलियन शेयर हैं सब्सिडरी के टोटल, जिसमें से 10% एनसीआई के हैं और एक शेयर 21 का है, इसका मतलब है वैल्यू 105 बनती है। इससे इन्वेस्टमेंट और एनसीआई एट एक्विजिशन का टोटल हमारे पास आ जाएगा 1059। इसमें हमने लेस करना है सब्सिडरी के नेट एसेट एट एक्विजिशन जो हमारे पास ये वर्किंग 2 में आते हैं 670 के, और यहाँ से हमारे पास गुडविल आ जाएगी एट एक्विजिशन, और क्योंकि इम्पेयरमेंट नहीं हुई तो वही 389 की फिगर ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात करें तो जो आपने ये फिगर्स यहाँ पे 105 के लिए, यही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन वर्किंग 4 में लेंगे हम। और उसके बाद सब्सिडरी के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 110, इसमें जो है 10% एनसीआई का हिस्सा है तो वो भी शामिल कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास 116 का बन जाता है। तो 10% इसमें से एनसीआई का हिस्सा है, बाकी 90% फिर किसका हिस्सा है, पेरेंट का 99, तो ये भी आ गया हमारे पास और ग्रुप रिटेन अर्निंग निकल आई। अब हमें शो करना है गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ग्रुप रिटेन अर्निंग, इनको हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो कर देंगे। तो सबसे पहले गुडविल, $389, फिर हम बात कर लेते हैं जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की 116, फिर ग्रुप रिटेन अर्निंग की 343.49। अब हम बाकी टोटल्स करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल 1100, करंट एसेट्स का टोटल 690 और सारे एसेट्स का टोटल करेंगे हम तो 2469। इसी तरीके से अगर हम लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लें तो 579.51, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का टोटल अब कर लेते हैं तो दैट इज़ 2469। इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैली हो गई। अब हमें जो अगर हम नोटिस करें तो जो कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ रहे थे तो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले इम्पैक्ट्स जो हैं इनको तो इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन अब स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की बारी है। तो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की भी थी। तो 1 साल पूरा हो चुका है तो हम क्वेश्चन की जो फिगर्स हैं उनको शामिल करेंगे। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। मारिया लिमिटेड consolidated statement of comprehensive income for the year ended 30th June 2022।
तो हमारे पास जो फिगर्स हैं वो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट, फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर हम टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और फिर हमें इसको एट्रीब्यूट करना होगा ऑनर्स ऑफ पेरेंट में और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। तो ये हमारा टोटल प्रोसीजर होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन में से अब हमने फिगर पिक करनी है। तो आपने सब टोटल और टोटल नहीं लेने, बाकी फिगर जो हैं वो हम एज इट इज पिक कर लेते हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स। तो इन सारी फिगर्स को हम नोट करते जाते हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स। तो सब टोटल और टोटल, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह इनको नहीं लेना, बाकी फिगर्स हमने ले ली। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बाकी आइटम्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या है। तो देखें, एक तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हों तो उनको ड्यूरिंग द ईयर वाली हैं तो वो एडमिन एक्सपेंस में शामिल होनी चाहिए, तो एक तो हमें इन्हें शामिल करना है। और एनसीआई के शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैसे भी ये सारी क्योंकि ट्रांजेक्शन जो हैं इन्वेस्टमेंट करने का ताल्लुक पेरेंट से है, तो एनसीआई पर तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कि एडमिन एक्सपेंसेस अब हमारे बढ़ने चाहिए, तो कितनी अमाउंट थी उसकी, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन 1 में बताया हुआ है कि अमाउंट 5 की थी, एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू एसएल पेड इन कैश। तो ये 5 की अमाउंट को हमें ऐड कर देना चाहिए। अब सूटेबल ये है कि इसको एडमिन एक्सपेंस के लाइन आइटम में ऐड करें। उसके बाद हम चलते हैं, तो शेयर एक्सचेंज वाले का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ओके हो गया। और फिर हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में जितना करंट ईयर का इम्पैक्ट हो उसको शामिल करना है, एनसीआई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब फाइनेंस कॉस्ट हमने वर्किंग्स के अंदर नोटिस करें कि रिकॉर्ड किए हैं कि एक साल की 12.51 बनती हैं, तो यही हमें यहाँ फाइनेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देना होगा। उसके बाद कंटीजेंट कंसिडरेशन में जाएं तो उसमें भी जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर ही शामिल कर सकते हैं, इसको अदर इनकम वगैरह के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं, एनसीआई पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वर्किंग्स में देखें कि चेंज इन कंटीजेंट कंसिडरेशन 2 का पॉजिटिव है, यानी इससे हमारा एक्सपेंस रिड्यूस होगा, तो -2। इस तरह से हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट भी आ गई। तो यही टोटल एडजस्टमेंट थी हमारी जो रिलेट करती थी, कवर हो गई। तो अब हम टोटल करते हैं। रेवेन्यू की फिगर अगर आप देखेंगे तो 2708, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल कर लेते हैं 1960। इस तरह से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 748, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 120। बाकी फिगर्स अब हम शामिल करते हैं इसमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट लेस करेंगे तो 417.49, टैक्स हमारे पास बना 143 का, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 274.49 का। अच्छा, अब इसी की बाइफर्केशन हमने रिफ्लेक्ट करनी है 274.49 की, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट एनसीआई के शेयर से रिलेट नहीं करती, तो प्रॉफिट जो है सब्सिडरी का वो 110 है, उसमें 10% जो है ना वो एनसीआई का हिस्सा है। तो एनसीआई का जो शेयर बनता है वो बनता है 11 का, तो 274.49 में से 11 निकाल दें, बाकी सारा जो है वो जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आएगा वो पेरेंट का होगा, विच इज़ 263.49। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी बन गई। तो इस वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं टिपिकली क्वेश्चंस के अंदर, वो एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें वो सारी एडजस्टमेंट थी, और उन कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा थ्योरेटिकली, और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।